खबरों की शुरुआत मसूद अजहर से। चीन ने मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने में जो अड़ंगा डाला, उसके बाद फ्रांस ने एक कड़ा कदम उठाया है। फ्रांस ने देश में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की सारी संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है। फ्रांस ने यह भी कहा है कि वो अपने यूरोपियन साथियों से बात करके मसूद अजहर को यूरोपियन यूनियन की उस लिस्ट में शामिल करवाएगा जिसमें आतंकवाद से जुड़े लोगों के नाम हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि आखिर भारत किस तरह से मसूद अजहर के इस मामले को अपनी तरफ मोड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्य माने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस चीन के कदम से नाराज है। ये नाराजगी इस बार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मसूद के खिलाफ प्रपोजल भारत नहीं, यूएस, यूके और फ्रांस लाए थे। इसमें 10 अन्य देश को स्पॉन्सर भी थे, मगर चीन ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में खुद को लकीर के दूसरी तरफ खड़ा कर लिया। अब भारत अगर अपने सभी डिप्लोमेट्स को चीता बना दे और दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बनवाए तो काम हो सकता है। इसमें एफएटीएफ अहम भूमिका निभाएगा। मुंबई में 14 मार्च की शाम 7:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 31 लोग घायल हो गए। साल भर के भीतर ही मुंबई में यह दूसरा ऐसा हादसा था। बीते साल अंधेरी में एक पुल गिरा था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार को राज्य सरकार 5 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देगी। इस मसले में खबर यह भी आई है कि 6 महीने पहले ही हुए एक ऑडिट में इस पुल को इस्तेमाल किए जाने के योग्य घोषित किया गया था। संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अजय मेहता ने कहा है कि ऑडिट से जुड़े कागजात की वो जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर है क्रिकेट की। श्रीसंत याद है आपको, वर्ल्ड कप जिताने वाला कैच लिया था और फिर कुछ समय बाद मैच फिक्सिंग के बाद क्रिकेट से आजीवन बैन हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी के दिए लाइफ टाइम बैन को निरस्त कर दिया है और सजा पर एक दफा फिर से विचार करने को कहा है। और अब बात बड़ी खबर की। आज की बड़ी खबर आतंकवाद की खबर है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च से 15 मार्च की दोपहर लगभग 1:30 बजे क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में गोलियां बरसाई गई। इसमें लगभग 49 लोगों की मौत हो गई। क्राइस्ट चर्च के पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने कहा कि अल नूर मस्जिद में 41 लोगों की मौत हुई है जबकि लिनवुड मस्जिद में 7 लोग मारे गए हैं। एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले के कुछ ही मिनट की दूरी पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मौजूद थी। बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर थी और 16 मार्च से उसे क्राइस्ट चर्च में तीसरा टेस्ट मैच खेलना था। 15 मार्च की दोपहर में टीम को नमाज के लिए अल नूर मस्जिद जाना था। टीम हेगले ओवल में थी जो कि मस्जिद से मात्र 4 मिनट की दूरी पर है। इसी दौरान हमला हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मेंबर्स बस में ही थे और वहीं से उन्होंने अपने होटल और कुछ जर्नलिस्ट को फोन किए। टीम मैनेजर खालिद मसूद ने कहा, हम मस्जिद के पास थे। मैं यही कहूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत थे। हम अगर 3 या 4 मिनट पहले पहुंचते तो गोलीबारी के वक्त हम मस्जिद के अंदर होते। ये एक बहुत बड़ी घटना बन जाती। बांग्लादेश की टीम तुरंत ही होटल में वापस आ गई और किसी को भी बाहर जाने की मनाही कर दी गई। आनंद फानन में बांग्लादेश का क्राइस्ट चर्च टेस्ट भी रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला है। पुलिस ने न्यूजीलैंड में आम जनता को घर के अंदर ही रहने को कहा है। हमले के बाद न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डम मीडिया के सामने आई और उन्होंने इस हमले को न्यूजीलैंड के इतिहास का काला दिन बताया। आर्डम ने साफ साफ कहा कि बाहर से आकर जिन लोगों ने न्यूजीलैंड को चुना है ये उनका अपना घर है। वो लोग भी हमारे ही हैं, वो हमारा नहीं है जिसने हमारे ही लोगों के खिलाफ हिंसा की है। It has occurred in a place where people should have been expressing their religious freedom, where they should have been in a safe environment, and they have not been today. There is no place in New Zealand for such extreme acts of unprecedented violence. The people who were the subject of this attack today, New Zealand is their home. They should be safe here. The person who has perpetrated this violent act against them, they have no place in New Zealand society. इस घटना के बाद कई चश्मदीदों के बयान भी आए। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त उन्होंने क्या देखा। I saw one gun in the floor and police was to stop in here. There was a lot of people die injured.
Oh, there was around 1:45. I was stopped right. I heard the big sound, the gun, and the second one I heard, I ran. There were lots of people were sitting in the floor. The gun was around the door. I ran behind the mosque, and I sitting behind the container. I rang to the police. अब बात आती है कि ये हमला किसने करवाया, ये क्या किसी संगठन का काम है? अगर हां तो किसका? अगर नहीं तो आखिर कौन है इसके पीछे और हमलावर की पहचान क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदों में फायरिंग का आरोपी बंदूकधारी 17 मिनट तक फेसबुक पर लाइव था। इस दौरान वो गोलियों से लोगों को भून रहा था और दुनिया देख रही थी। बंदूकधारी हमलावर की पहचान ब्रेटन टैरेंट के रूप में हुई है। 28 वर्षीय ब्रेटन टैरेंट ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। लाइव वीडियो में देखा गया और वहां मौजूद लोगों ने भी बताया कि हमलावर ने पहले डीन एवेन्यू में अल नूर मस्जिद के पास अपनी कार पार्क की, फिर बंदूक निकाली और मस्जिद में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। बताया जा रहा है कि वो आर्मी ड्रेस में था। उसने करीब 2 मैगजीन फायरिंग की। उसकी गाड़ी में कई और हथियार पड़े हुए थे। मालूम पड़ा कि ब्रेटन टैरेंट अपने पीछे मस्जिद में 74 पेज का एक दस्तावेज छोड़ गया है। इन 74 पेजों में उसने हमले की वजह बताई है। इस दस्तावेज में वो बार बार मुस्लिम, खासकर बाहर से आए मुस्लिमों की बात करता है। वो बाहर से आकर यूरोप के देशों में रह रहे मुसलमानों को अपना दुश्मन बताता है। खुद का परिचय वो एक आम वाइट शख्स के तौर पर देता है। वाइट, इसे आसान भाषा में गोरे लोग कह दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में हमलावर ने एक पर्टिकुलर समूह के प्रति अपनी नाराजगी और गुस्सा दिखाया है। इसमें बार बार वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और ये बताने की पूरी कोशिश करता है कि वो गोरों के भले के लिए ये काम कर रहा है और इससे विश्व में शांति कायम होगी। उसकी बातें बेहद बेतुकी हैं और कहीं से भी उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक आतंकवादी घटना डिक्लेयर किया। अमूमन ऐसे केसेस को हेट क्राइम का दर्जा दिया जाता है क्योंकि हमला करने वाले किसी संगठन से जुड़े नहीं होते। आतंकवाद अपने आप में भी एक बहुत बड़े स्टीरियोटाइप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मौके पर ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा इस घटना का एक इंडियन कनेक्शन भी है। हमलावर मस्जिद तक अपनी गाड़ी से गया था। गाड़ी से निकलने से ठीक पहले जब वो लाइव था, उसने कहा, दोस्तों प्यूडीपाई को सब्सक्राइब करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्यूडीपाई स्वीडन का एक यूट्यूब चैनल है जिसे फेलिक्स नाम का एक शख्स चलाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है। पिछले कुछ महीनों से प्यूडीपाई और भारतीय म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल टी सीरीज के बीच घमासान चल रहा है। टी सीरीज इस वक्त सब्सक्राइबर्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और प्यूडीपाई के नंबर 1 स्पॉट के लिए खतरा बना हुआ है। दुनिया भर में प्यूडीपाई या टी सीरीज को एक नंबर 1 बनाने के लिए कई मुहिम चली है। ऐसे में गोरों के आधिपत्य की खातिर मस्जिद में जाकर गोलीबारी करने जैसे खतरनाक कदम बढ़ाने वाला जब गाड़ी से निकलने से ठीक पहले प्यूडीपाई को सब्सक्राइब करने की बात करता है तो उसकी मंशा के बारे में मालूम चलता है। पॉपुलर कल्चर में भी वो खुद को ही आगे देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि एक ऐसा चैनल जिसके पीछे गैर गोरों की मेहनत और कंटेंट है दुनिया का नंबर 1 चैनल बने। वो खुद की नस्ल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता है और बाकी सभी को दोयम। हिटलर भी ऐसा ही सोचता था, इसलिए उसने हजारों लाखों ज्यूस को गैस चैम्बर में मरवा दिया। आईएसआईएस आज के वक्त में यही करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में व्हाइट सुपरमेसी का माहौल तैयार खड़ा ही है। इन सब के बीच प्यूडीपाई आकर फंस गया है। चैनल के मालिक फिलिक्स ने कहा कि वो क्राइस्टचर्च के हमलावर की कही गई बातों से बेहद दुखी हैं। वो हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।